आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना मानी जाती है। इसके तहत गरीब और वंचित वर्गों को, विशेषकर 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी नागरिक को इलाज से वंचित न रहना पड़े। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश भर के सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे करोड़ों परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत संबल मिला है। 2014 में जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो मुझे वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन की प्रेसिडेंसी करने का, जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को प्रेसिडेंसी करने का मौका मिला। उस समय चर्चा होती थी यूएचसी की, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। मैं सोचता था कि कभी भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कर सकेगा क्या। मैं जब लौट के आया, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से चर्चा की। मैंने कहा हमको कुछ इसमें सोचना चाहिए, करना चाहिए। एक छोटा सा प्लान लेकर के मैं गया तो प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा कि आप कुछ बड़ा सोचो, यूएचसी में हम करेंगे तो हम कुछ बड़ा करेंगे और हमको बड़ा सोचना चाहिए। और उसके बाद हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, इसको लागू किया गया, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और मैं मैडम वाइस चांसलर को करेक्ट करना चाहूंगा। It's not 53 crores. It is now 62 crores. More than 40% of Indian population. 62 crores को हम आज आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज हर साल हर परिवार को दे रहे हैं। ये हमारी ताकत बनी। This is the largest health coverage program. और 70 साल से ऊपर के लोग, किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के, किसी भी मजहब के, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस के, सबको फ्रॉम 70 टिल दे ब्रीथ देयर लास्ट, जो वो अंतिम सांस जब तक लेंगे तब तक उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जा रहा है। इस तरीके की व्यवस्था की है। कांग्रेस नेता तारेक अनवर ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही और जरूरी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और उसके निर्माण में भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तारेक अनवर ने कहा कि यदि बांग्लादेश की सरकार या वहां के लोगों में भारत विरोधी भावना है, विशेषकर किसी धर्म विशेष के खिलाफ, तो ये बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे को भारत सरकार और विदेश मंत्रालय को गंभीरता और सख्ती से देखना चाहिए, ताकि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत बांग्लादेश संबंधों पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। तारेक अनवर ने कहा कि क्षेत्रीय शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए भारत को कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। प्रियंका जी ने बहुत सही सवाल उठाया है, प्रश्न उठाया है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और उसको बनाने में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। और वहाँ की सरकार या वहाँ के लोगों में अगर भारत विरोधी इस तरह की फीलिंग है और ख़ासकर एक धर्म विशेष के खिलाफ, तो ये बहुत ही दुखद है और इसको सख्ती से भारत सरकार को और हमारे विदेश मंत्रालय को देखना चाहिए। और ये बहुत अफसोस की बात है कि एक छोटा सा मुल्क और जो हमारा पड़ोसी है उसको हम ठीक ढंग से उसको हम टैकल नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति की भी कमजोरी है। गुवाहाटी में आज जिस नई एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है, उसमें कदम रखते ही ये स्पष्ट हो जाता है कि विकास भी और विरासत भी का मंत्र किस तरह साकार किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये टर्मिनल न सिर्फ तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि असम और पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी खूबसूरती से दर्शाता है। टर्मिनल की वास्तुकला में स्थानीय कला, पारंपरिक डिजाइन और क्षेत्रीय पहचान की झलक साफ दिखाई देती है। दीवारों पर उकेरे गए सांस्कृतिक प्रतीक, रंग, रूप और सजावट यात्रियों को असम की संस्कृति से परिचित कराते हैं।
साथ ही अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी और सुव्यवस्थित व्यवस्था इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाती है। ये नया टर्मिनल न केवल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाएगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देगा। गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है और ये टर्मिनल इस क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर ये टर्मिनल बिल्डिंग इस बात का उदाहरण है कि कैसे बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत को भी संजोया जा सकता है। आधुनिक एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसी भी राज्य के लिए नई संभावनाओं और नए अवसरों के गेटवे होते हैं। ये राज्य के बढ़ते आत्मविश्वास और लोगों के भरोसे के स्तंभ होते हैं। आप भी जब देखते हैं कि असम में इतने शानदार हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो आप भी कहते हैं अब जाकर असम के साथ न्याय होना शुरू हुआ है। वरना साथियों, कांग्रेस की सरकारों के लिए असम और पूर्वोत्तर का विकास उनके एजेंडे में ही नहीं था। कांग्रेस की सरकारें और उनमें बैठे लोग कहते थे, असम और पूर्वोत्तर में जाता ही कौन है। कांग्रेस कहती थी असम को, पूर्वोत्तर को आधुनिक एयरपोर्ट की, हाईवेज और बेहतर रेलवेज की जरूरत क्या है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने दशकों तक इस पूरे क्षेत्र की उपेक्षा की। साथियों, कांग्रेस 6-7 दशक तक जो गलतियां करती रही और मोदी एक एक करके उसको सुधार रहा है। मोदी कहता है कांग्रेस वाले नॉर्थ ईस्ट जाएं या न जाएं, मुझे तो नॉर्थ ईस्ट और असम आते ही अपने लोगों के बीच होने का एहसास होता है। मोदी के लिए असम का विकास ये जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है और इसकी जवाबदेही भी है। और इसलिए साथियों, बीते 11 वर्षों में असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए लाखों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाएं शुरू हुई है। आज असम आगे भी बढ़ रहा है और नए कीर्तिमान भी गढ़ रहा है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि असम भारतीय न्याय संहिता लागू करने में देश में नंबर 1 राज्य बना है। असम ने 50 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस के समय में असम में बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिलना असंभव था, लेकिन आज यहां हजारों युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरी मिल रही है। भाजपा की सरकार में असम की संस्कृति को हर मंच पर बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं भूल नहीं सकता
जब पिछले साल 13 अप्रैल को गुवाहाटी स्टेडियम में 11,000 से ज्यादा कलाकारों ने एक साथ बिहू नृत्य किया था। इस घटना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ऐसे ही नए रिकॉर्ड बनाते हुए असम तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, अब इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से गुवाहाटी और असम की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस टर्मिनल पर हर साल करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। यानी बड़ी संख्या में पर्यटक भी असम आ सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए मां कामाख्या के दर्शन की सुविधा भी आसान हो जाएगी। इस नए एयरपोर्ट टर्मिनल में कदम रखते ही ये साफ दिखता है, विकास भी और विरासत भी, ये मंत्र के मायने क्या है। इस एयरपोर्ट को असम की प्रकृति और संस्कृति को ध्यान में रखकर गढ़ा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने GLS यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए खेल, सीख और सकारात्मक सोच पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि खेल जीवन में बहुत कुछ सिखाता है और हर खिलाड़ी के करियर में एक ऐसा दौर आता है जब वो सीखने की अवस्था में होता है। सूर्य कुमार यादव ने कहा, मेरे हिसाब से ये समय मेरे लिए भी सीखने का ही चरण है, लेकिन मेरे 14 सैनिक यानी टीम के साथी इस दौरान मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। उन्हें पता है कि जब मैं फॉर्म में लौटूंगा और धमाका करूंगा तो क्या होगा। उन्होंने अपनी टीम पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे सभी एक दूसरे का समर्थन करते हैं। छात्रों को प्रेरित करते हुए उन्होंने पढ़ाई से जुड़ा उदाहरण दिया। सूर्य कुमार ने कहा, अगर हमें अच्छे अंक नहीं मिलते तो हम पढ़ाई छोड़ नहीं देते, बल्कि और मेहनत करते हैं ताकि अगली बार बेहतर कर सकें। मैं भी अपने करियर में यही करता हूं। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह सकारात्मक हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि आगे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने छात्रों से भी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने की अपील की। आप सर बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। क्रिकेट स्टेडियम। देखिए कैसे सर, मेरे हिसाब से स्पोर्ट है ना, बहुत कुछ सिखाता है आपको। हमेशा हर स्पोर्ट्समैन के लाइफ में एक ऐसा टाइम हमेशा अच्छा टाइम ही नहीं रहता है। मैं ये नहीं बोलता वो बुरा टाइम रहता है, वो आई थिंक इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। मेरे हिसाब से एक वो पैच आता है वेयर यू फील कि इट्स अ लर्निंग स्टेज। तो ये अभी मेरे लिए वो लर्निंग है कि कहाँ पे ऊपर नीचे चल रहा है जरा, बट मेरे लिए मेरे बाकी 14 जवान लोग पूरा कवर कर दे रहे अभी फिलहाल। तो उनको मालूम है कि जिस दिन मैं ब्लास्ट होऊंगा उस दिन क्या होगा, वो तो आपको भी मालूम है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वर्किंग रियली हार्ड। आई एम श्योर सब लोग भी ऐसे ही होंगे। जब कोई एग्जाम में अगर कहीं जाता है पढ़ने के लिए और एग्जाम देने के बाद अगर कम मार्क्स आते हैं तो छोड़ थोड़ी देते हैं पढ़ाई, वापस मेहनत करते हैं उसके लिए सो दैट मार्क्स अच्छे आए। तो मैं भी वही करता हूँ, सेम सिचुएशन। आई गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, देखता हूँ कहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, एंड देन आई कम बैक स्ट्रॉन्गर विद अ मोर पॉजिटिव माइंडसेट। होपफुली सर कुछ नया शॉट देखने को मिल जाए। अब इससे ज्यादा क्या देखोगे सर, सब पूरा ग्राउंड तो कवर करवा दिया सबने और हमने मिलके। आप बस एज अ टीम क्रिकेट एंजॉय करो, हम लोग पूरा एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं इंडिया। घने कोहरे के कारण रैली स्थल तक नहीं पहुंच पाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नादिया जिले में वर्चुअल रैली को संबोधित करने पर पश्चिम बंगाल की मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता चंद्रमा भट्टाचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रमा भट्टाचार्य ने कहा कि भगवान नहीं चाहते थी कि वे वहां हों। उन्होंने पीएम मोदी के दौरे और वर्चुअल रैली पर तंज कसते हुए कहा कि जनता अब सच्चाई समझ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा टीएमसी पर राज्य के विकास को रोकने के आरोपों पर पलटवार करते हुए चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार पर राज्य के लोगों का 1,97,000 करोड़ रुपए बकाया है और ये राशि जनता को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक जो भी विकास कार्य हुए हैं वे राज्य के खजाने से और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में किए गए हैं। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि केवल लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता जागरूक है और जानती है कि वो सही हाथों में है, इसी कारण ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं सफल नहीं होंगी।
उन्होंने दोहराया कि तृणमूल कांग्रेस राज्य के विकास और जनता के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और केंद्र के आरोपों से गुमराह होने वाली नहीं है। I was there in the airport. Now, because I was assigned the duty to be present there, because Honorable Prime Minister, he was and therefore we were there. Now he had actually he went into the copper. It was a defense copper. I do not know why he could not get down there. So might be because of the weather. Might be because the Almighty didn't want that he should be there. Therefore, he could land. That is what we think. Because he landed here, why not there? And the visibility was actually increasing. In the morning, it was foggy. But as the time went on, we saw that the visibility was increasing and it was better. So I do not know what has happened. But this much I can say that Almighty didn't want that he touches the land of Chaitanya Mahaprabhu. PM Modi is saying that the development is stopping and the development is not happening. He says so. He is actually misleading the entire nation, because this is the state where they owe 1,97,000 crore rupees to the people, and people are entitled to get that. Now, whatsoever has been done here, everything has been done from the state coffer and on the advice of the Honorable Chief Minister of our state, Mamata Banerjee. Now, how does it say so? Because they have not done anything, they are not doing anything, they want to shift people's attention to something else. But people here are conscious and they know that they are in the best hands. Therefore, this sort of plans and programs will not be successful. आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें